मॉर्निंग पाकिस्तान। तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं अपने घरों में मौजूद हैं, अहलियान पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जहां पर भी मौजूद हैं, पब्लिक न्यूज की जानिब से आप सबको सलाम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी मेजबान मनीज़ मोइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा अब्दुल रऊफ का वालिद अबू हमजा अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सॉरी हरमीत। हाँ जी भाई जल्दी होती है सरदारों को। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा गुड मॉर्निंग। पहली बार हम जो है ऑन एयर होने जा रहा है। मॉर्निंग के साथ तमाम तर टीम भी मौजूद है। मुनीज़े अच्छा, बहुत पुरजोश मैंने देख लिया। इन लोगों ने तो सुबह सुबह ही अपनी एनर्जी का इजहार कर दिया है, लेकिन बगैर वक्त को ज़ाया किए मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि बहुत से लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनकी बहुत शोहरत है। बिला ताखीर मैं आप लोगों का तारुफ करवाऊंगी उनसे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सैयद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर खुशामदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग जी, और जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी मेरा सलाम। और मुझे आज के प्रोग्राम में आकर ये भी बड़ी खुशी है कि ये एक ऐसा पैनल है जो मल्टीकल्चरल है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी भी है, जिसमें मिनॉरिटी इक्वालिटी भी है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश। देखा जाए तो ये बड़ी एक अचीवमेंट यहाँ की है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लोगों की अचीवमेंट है। जिस कोशिश के लिए मतलब आपने बहुत कोशिश की है, आपने बहुत कोशिश की है कि हार्मनी हो, एक इंटरकल्चरल भी हो, इंटर रिलीजियस भी हार्मनी हो, तो मैं ख्याल में आपको देख के ज़रा खुशी हो जी। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये क्रेडिट गवर्नर साहब को भी जाता है कि इनके जो PRO है वो भी पहले सिख है। और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नर हाउस में हमारे पहले सरदार भी पहुँचे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सरदार दुनिया से हर जगह पहुँचे कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो तुसी देखा सी गवर्नर हाउस च अपने PR ਨੂੰ देख के तुसी क्या होना है, तू ਇੱਥੇ भी आ गया। अच्छा सरवर साहब, देखा जाए तो हमारी मॉर्निंग्स बहुत हेक्टिक होती हैं। उठते हैं, खुद ही उठ के नाश्ता बना रहे हैं, फिर कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। एक गवर्नर की सुबह कैसी होती है? कभी मालूम नहीं हुआ इस बारे, आप बताइए। नहीं, मेरा तो नाश्ता हमेशा ही, मैंने तो कभी, जब मैं, आप हैरान होंगे कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था 1997 में, तो मुझे बरतानिया और वो लंदन में चूँकि पार्लियामेंट है, तो उस वक्त चाय बनानी भी मैंने उस वक्त सीखी थी। अच्छा। तो इस मामले में मैं बिल्कुल फारग हूँ। खाना बनाने में मैं सिर्फ पका पकाए खाना जो है खाता हूँ, कभी आप खुद नहीं बनाया। तो वो जो अगर सुहेल बुढ़ाच आपके साथ एक दिन जियो के साथ करे और आपको कहे गवर्नर साहब पहले नाश्ता बना के दिखाएं ना, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन उनको पता है। अच्छा, उन्होंने मेरे साथ एक दिन जियो के साथ किया था जब मैं स्कॉटलैंड में था। जी मुझे याद है वो अच्छी तरह से। मैं उस वक्त इंचार्ज होता था उस प्रोग्राम का जियो में। अच्छा, ये फरमाए, मतलब ऐसी हरमीत को देख के और वो फिर आपके सिख वो PRO को देख के मैंने कहा ये ऐसी दिन में बात आ रही थी कि सुबह नाश्ते के साथ आप उसको कहते होंगे 2 लतीफ़े सुना पहले, ताकि मेरे दिन का आगाज अच्छा हो। लेकिन मेरे ख्याल में सरवर साहब जो है वो मेरा जी एक सरदारों के साथ, सिख कम्युनिटी के साथ मेरा बड़ा पुराना तल्लक है। जब मैं गया था 1976 में, तो उस वक्त से सिखों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, बड़ा प्यार है, बड़े जीदार लोग ने, दोस्तां दे दोस्त ने। सरवर साहब, आज ये राज तो शेयर करें, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग कैसे है? खवातीन मैंने सुना है बहुत वोट डालती हैं आपको, ऐसा वो राज आज हमारे प्लेटफॉर्म से बाकी सियासतदानों को भी बता दें। ये आप स्कॉटलैंड कैसे पहुंच गई? इलेक्शन तो मैंने स्कॉटलैंड में लड़े हैं। नहीं, यहाँ पर भी आप 2 दफा हमारे साथ मौजूद हुए हैं, अपने खिदमात सर अंजाम दिए। क्या वजह है कि आप ही, और वो भी फैन फॉलोइंग में खवातीन की तादाद? देखें, पहली बात ये है कि मैंने ऑल माई लाइफ आई हैव कैंपेन्ड फॉर मिनॉरिटी इशूज़, आई हैव कैंपेन्ड फॉर राइट्स। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो है इक्वालिटी जो है हमें अपने माशरे में लेके आनी पड़ेगी। और ख़वातीन जो हैं उनको आप इज़्ज़त दें, उनका एहतराम करें, तो ज़ाहिर है कि वो दैट्स व्हाट दे वांट। और दूसरा, प्रोटेक्शन जो है बड़ी ज़रूरी है कि अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो मैंने बड़ी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1996 में जबकि मैं पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, तो उस वक़्त एक फैमिली जो थी अपनी बच्चियों को लेके यहाँ आ गया वालिद,
उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी। बच्ची 13 साल की थी, उनका भांजा जो था, भतीजा था, वो 40 साल का था। तो उस वक़्त मैंने बड़ा फर्म स्टैंड लिया था कि नहीं, ये नहीं होने देना हमने। तो मैं यहाँ पाकिस्तान आया, बच्चियों को रिकवर किया, बच्चियों को वापस लेके गया। तो उस वक़्त से ख़ासकर जो बरतानिया का माशरा है, उस वक़्त अगरचे मुझे बड़ा इसका नुकसान भी हुआ, बहुत से लोग जो थे इससे नाराज़ भी हुए, लेकिन कम अज़ कम उसके बाद एक ज़रूर ये इशू हल हुआ कि जो जबरी शादियों का रवाज बढ़ रहा था, उसमें ज़रूर मेरे इस स्टैंड लेने से उसमें जो है वो कमी आई। अच्छा, ये बताएं मुश्किल फैसलों की वैसे भी बेगम साहबा से वैसे भी मैं डरता हूँ। कितना ज़्यादा? वो स्कॉटलैंड में है, यहाँ बैठा डर रहा हूँ। अच्छा गवर्नर साहब, एक हमारे केपीके में कहावत है कि लड़ गवर्नर शुस चाहता गोरे ना, मतलब आप गवर्नर क्या बन गए, आप दोस्तों को ही भूल गए। तो क्या ऐसा कोई वाक़या हुआ कि दोस्त गिला शिकवा करते जब आप गवर्नर बने? मैं एक तो कोशिश करता हूँ कि जब पावर में हूँ तो मैं अपने दोस्तों को ना भूलूँ, इसलिए कि दोस्त बड़ा एक सरमाया होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जिसके अच्छे दोस्त हैं उसको ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। सरवर साहब, आपके एक और दोस्त आई एम ब्लेस्ड विद। अच्छा, अब देखिए दोस्तों की आपने बात की है, आपकी बेइंतहा दोस्ती थी शहबाज शरीफ के साथ, बेइंतहा दोस्ती थी नवाज शरीफ साहब के साथ, तो दुख नहीं हुआ? मुझे कोई पॉलिटिशियन बता दें जिसके साथ मेरी दोस्ती नहीं है। अच्छा, तो फिर जब मेरी भुट्टो साहब से तलकात थे, जरदारी साहब से मेरे तलकात थे, खान अब्दुल वली खान से मेरे तलकात थे, मौलाना फजलुर रहमान को मैं अच्छी तरह बहुत पुराना जो है जानता हूँ। तो मैं चूँकि मैं बरतानिया में था, इसलिए यहाँ से पॉलिटिशियन या उलमाए कराम जो भी आते थे मेरे पास आते थे, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती थी कि मेरे मुल्क से कोई आया। आपके एक दोस्त ने गिला पहुंचाया है हमारे जरिए आपके लिए। हाँ। वो दोस्त हैं आपके गहरे नायाब, और वो कहते हैं कि आप नाराज नहीं होते हैं, आप कतई ताल्लुक कर देते हैं। इस बारे में बताएं। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने बारे में कहा होगा। आपको समझने में गलती लग गई। अच्छा, वहाँ पे वापस आ जाते हैं ज़रा, मतलब ये चूँकि उनके दौर में आप गवर्नर बने, फिर आपको उनसे अलहदा होना पड़ा, तो दुख हुआ होगा मतलब बहुत ज़्यादा? देखें जी, मैं आपको बताऊं, इस यकीनी तौर पर सियासत और ताल्लुकात जो हैं वो दोनों मेरे ख्याल में अलग-अलग होने चाहिए। जो पर्सनल ताल्लुकात मैं कभी भी किसी से ख़त्म नहीं करता। तो मैं कभी, आपने देखा होगा कि कभी किसी गाली गलोच या किसी मैं चीज़ में पर्सनल जो है वो नहीं होता। मैं समझता हूँ कि सियासत अपने अपने नज़रियात पे करनी है, अपनी अपनी सोच के मुताबिक करनी है। तो अब मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कुछ चीज़ों पे शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अच्छा सरोज साहब, अगर देखा जाए दूसरी बार आप ये ओहदा संभाल लें, तो इससे पहले जब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये ओहदा आपने संभाला था, इस बार तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो कितना फ़र्क समझते हैं उस ज़माने में जब आप थे और अब इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप पंजाब को फिर दोबारा एज ए गवर्नर देख रहे हैं, तो कितना फ़र्क है इसमें? पहली ये चीज़ ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, जो मेरे ख्याल 33 गवर्नर्स जो हैं आए हैं, और उससे पहले ब्रिटिश राज में भी 33 गवर्नर्स हुए थे। तो एक बात तो हिस्टोरिक ये है कि आउट ऑफ दो 66 आई एम द ओनली वन जो नंबर सेकंड टाइम में गवर्नर जो है वो बना। तो जहाँ तक फ़र्क का ताल्लुक है, देखें अक्सर मकसद तो ये है कि आप लोगों के लिए डिलीवर क्या करते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि माशाल्लाह हमने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चूँकि चांसलर होता है गवर्नर जो है तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, तो यहाँ पर एडहॉक बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे 3-3 साल 4-4 साल लोग वाइस चांसलर रहते थे, डीन, रजिस्ट्रार, सब एडहॉक बेसिस पे काम हो रहा था, जिससे हायर एजुकेशन का निज़ाम जो है उसमें नुकसान हो रहा। दूसरा मेरिट का फुकदान था। तो हमने ये किया है कि एक चीज़ मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमने अदारों से, यूनिवर्सिटी से सियासत को निकाल दिया है। हमने जितने भी वाइस चांसलर अपॉइंट किए हैं मेरिट और मेरिट अलोन पे किए, 70 साल का और जिसका नतीजा भी मैं बता दूं, आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की मिसाल देता हूं कि आज से 15 महीने पहले उनका जो नंबर था वो 13,000 तक नीचे आ गया था। अब
हमने वहाँ पर वाइस चांसलर नए अपॉइंट किए हैं, तो अब 37,000 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पर हो गए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ हालांकि हार्डशिप में हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, लेकिन इसके बावजूद टॉप 500 और टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में नाम जो है उनका आएगा। फिर वो उसके बाद निचली सतह पर भी उनको कहा है कि मेरिट जो है उसको जो है अपना। इसके अलावा आब पाक अथॉरिटी बड़े 2 साल लगे। असल इशू पीने का साफ पानी मेरा पैशन है और इसी की वजह से थोड़ा बहुत पिछली गवर्नमेंट से इख्तलाफ भी हुआ। अच्छा ये फरमाइए, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात मैंने काट दी। पानी मुझे पता है आपका पैशन है, पहले दौर में भी बहुत से कुएँ खुदवाए आपने, पानी लगवाए, साफ पानी के प्रोजेक्ट्स किए, अभी भी वो जारी है। अच्छा ये फरमाइए कि यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की है, बाहर आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो मयार है बाहर यूनिवर्सिटीज़ का वो मयार हमारे यहाँ कायम नहीं हो पाया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो बिल्कुल ही बेड़ा कर रखा है, यानी वो आप कह लें कि स्टैंप लगा के डिग्रियां देने वाली बात है। देखिए उसमें जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हुई हैं इसलिए कि उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। उनमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सब कैंपस जो है थोक के हिसाब से इजाज़त दे दी गई या इजाज़त जो है नहीं दी गई। असल में ये सारी सिस्टम में एक ख़राबी है जिसकी वजह से तालीम का नुकसान जो है हो रहा है। जब आपकी फ़ाइलें यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मैं आपको बताऊं कि जितना आप कह रहे हैं उतना उनका बुरा हाल नहीं है। आप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं माशाल्लाह देयर स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और जो मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड ठीक नहीं होगा तो उसको हम नहीं चलने देंगे। मैंने एक कमेटी बनाई थी ये सब कैंपसेस के लिए पूरे, उसमें जो चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं वाइस चांसलर्स ऑफ पाकिस्तान के, तो उनको उनका इंचार्ज बनाया था। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हमारे जैदी साहब की जो है उनके मेंबर थे, बुशरा, डॉक्टर बुशरा जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन की हैं। तो ये बहुत हाईली क्वालिफाइड चांसलर थे जिनको मैंने कहा कि जाएं देखें और जो एजुकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका स्टैंडर्ड ठीक है उनको हम कंटिन्यू रखें, जो नहीं कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल बंद भी करेंगे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे। लेकिन उसमें जो ख़राबी है मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तो आई एम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का जो आज तक हम मामलात को तय नहीं कर सके उनमें यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का कसूर कम है और उसमें हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसका कसूर ज़्यादा है। 2-2 साल फाइलें लेके बैठे रहते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले क्या करें? उन्होंने अगर उन्होंने कंट्रोलर एग्जामिनेशन लगाना है, उन्होंने ट्रायल लगाना है, उन्होंने अपने स्टैट्यूट्स बनाने हैं, अगर उनकी फाइलें पड़ी रहेंगी तो यूनिवर्सिटी डिसफंक्शन होंगी। तो मैं तो हैरान हूँ कि हाउ दीज यूनिवर्सिटीज़ आर रनिंग बिकॉज ऑफ दिस रेड टेप एंड बिकॉज ऑफ। और अब मैंने इनको नोटिस इशू किया है कि कोई यूनिवर्सिटी की फ़ाइल जो है 10 दिन से ज़्यादा अगर किसी सेक्रेटरी के पास पड़ी रही तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी। एक छोटी सी ब्रेक, तो अभी भी हम वहाँ पहुँचने में हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेंगे। मुनीज़ा ने ब्रेक लेनी है, मुझे पता है ये इशारे कर रही है। उसके बाद हम आएंगे, थोड़ी सी ज़रा सियासत की भी बात हो जाए, पीडीएम का इस वक्त क्या सवेरे सियासत सवेरे सियासत थोड़ी सी बात हल्की और ये भी अपनी आवाम को बताएंगे, पब्लिक को बताएंगे कि गवर्नर साहब की अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। जानने के लिए आप हमारे साथ रहें, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back public, we are back once again but with the sad news कि आज सुबह ये खबर आई है कि क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त हुई है। समीर साहब, आप सियासी मैदान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कोई हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को भी टिप दे दें कि कैसे खेलना है। बस इनको भी मैं तो पुराना जानता हूँ। अच्छा। बाहर जब ये आते थे तो इनको भी हम होस्ट करते थे। बस इनसे यही कहना कि जब बाहर भी जाएं तैयारी ज़्यादा करें, मौज मेला कम करें। अच्छा, यानी आप ये बता रहे हैं कि ये मौज मेला ज़्यादा करते हैं? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए पार्टियों में। देखिए हमारा एक इशू है, जितने भी हमारे स्टार्स हैं ना, जब ये बाहर जाते हैं तो इनके मेज़बान, हम सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि इनको खाने पे ले जाएं, इनको लंच करवाएं। तो इनको चाहिए कि पहले जब तक ये अपनी टीम मुकम्मल नहीं कर देते गेम, उस वक्त तक
इन जो खाने हैं और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कम शिरकत करें और अपने खेल पे ज़्यादा तवज्जो। खान साहब भी एक क्रिकेटर रहे हैं, बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं, और उनका दावा था जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, यानी वो अपोजिशन में थे, कहते कि जब क्रिकेट मैं आऊँगा तो तमाम तर क्रिकेट की जो सियासत है अंतर जो इस पर चल रही है उसको भी चेंज करूँगा। लेकिन हम देख रहे हैं जब से खान साहब आए तो क्रिकेट तो हमारी वर्स्ट हो गई है बिल्कुल। तो कोई मशवरा आप देंगे खान साहब को? देखो जी, मैं जब क्रिकेट के मतलब जानता कुछ नहीं है तो मशवरा क्या देना है। तो आप ये ना करें कि नीम हकीम खतरा है जान। अच्छा, मैं एक और गल करा, मैं आज गवर्नर साहब ने पाजी, ठीक है पाजी, बड़ी फुटबॉल में बहुत वेखिया सिखा नालो थे यूके विच, ते वो जड़ा वक्त गुजरा ताड़ा उन्हां नाल कोई लतीफे इस्तीफे तो बहुत ज़्यादा मशहूर। देखो जी, सिखा दे नाल बैठो तो लतीफ़ा ना होवे तो फिर मैं जब भी पार्लियामेंट में जाते थे, फिर वीकेंड पे होते थे, तो मैं ज़रूर, मेरे दोस्त थे वहाँ सरदार सोहन सिंह रंधावा, उनका वहाँ पर रेस्टोरेंट भी था, होटल भी था, तो मैं उनके पास ज़रूर घंटे 2 घंटे के लिए, दिस वाज नॉर्मल कि मैंने जाना है वहाँ। तो एक दिन मैं वहाँ पर गया रात को, तो वहाँ पर 4 हमारे सिख भाई जो है ना पगड़ियाँ पहनी हुई बैठे, 4 इकट्ठे हो गए। 4 सरदार। तो सलाम दुआ हुई, वो कहते भाजी की हाल है, तुहानू बड़ा फख्र है, तुसी साडे MP हो। तो मैं क्या तुसी कित्थों आए हो तो कित्थे तशरीफ ले जा रहे हो? कहते भाई जी असी जाना हैगा न्यू कैसल। तो मैं क्या भाजी तुसी जाना न्यू कैसल है, तो तुसी न्यू कैसल तो रस्ते च आंदा, तो तुसी ग्लासगो किद्दां पहुंच गए? घरों चले हो तुसी न्यू कैसल ही तो पहुंच ग्लासगो गए, तो न्यू कैसल सीधा उतों जांदी सी ट्रेन भी। तो वो कहते भाजी तुहानू दसीए होया की? अच्छा। वो मैं क्या की होया? होया है कि असी गए हाँ एयरपोर्ट ते, तो जहाज साडा मिस हो गया अच्छा। न्यू कैसल दा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मैं छोटा सा मैं भी आपको सुना देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक। वो ट्रेन तो तुसी गल कीती, वो सरदार ट्रेन च बैठा है, मतलब वो बड़ा बाकी सरदार भी बैठे, एक जेड़ा बड़ा परेशान फिर रहा, इधर तो उधर उधर तो इधर। उन्होंने कहा कि गल सरदार जी बड़े परेशान हो? कहना मैं कितने परेशान तो होएगा जिन मैं चढ़ाना आया था। अच्छा खैर सर, फजलुर रहमान साहब के बारे तुसी क्या कि फजलुर रहमान दे नाल ताड़ी बड़ी दोस्ती नहीं मुलाकात वगैरह रही है, इन्ने मुश्किल वक्त तुसी समझाते नहीं, उनको समझाते नहीं हैं आप कि यार फजलुर रहमान साहब बाद आ जाओ, क्यों इतनी सख्ती पे आप आमादा हुए हुए हैं, मतलब इतने पब्लिक को ख़राब किया हुआ है, PDM की आपने इतना सख्त स्टांस लिया हुआ है। इस मौके पे जो नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, आप आगे बढ़ के नहीं करेंगे कि नेशनल डायलॉग हो जाए कोई? लेकिन जो भी आजकल तो दुनिया में कोई भी इशू जो है वो लड़ाई झगड़े से हल नहीं हो सकता। जो भी इश्यूज़ हैं वो नेगोशिएशन मुज़ाकरात के ज़रिए होते हैं। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि अपोजिशन जो है मुज़ाकरात के टेबल पे आए, क्योंकि इस मुल्क में हमारे बहुत से चैलेंजेस हैं। हमारी गुर्बत बहुत बड़ा इशू है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ा इशू है, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा इशू जिसके लिए जो सड़कों पर निकले हैं कहते हैं कि जी जो इलेक्शन हैं वो नहीं होते, क्लीन इलेक्शन नहीं होते। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें सारी जो हैं इनको हम एक टेबल पे बैठ के हल कर सकते हैं। मुझे बता दें कि कौन सा इलेक्शन है जिसमें पूरी दुनिया में इलेक्शन होता है और उसमें हारने वाला जो है वो जीतने वालों को मुबारकबाद देता है और अपनी शिकस्त को तस्लीम करता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आज तक मुझे कोई इलेक्शन नहीं याद कि किसी अपोजिशन वाले ने अपनी शिकस्त तस्लीम की हो और ये धांधली का इल्ज़ाम जो है वो ना लगाया। अब तो माशाल्लाह मैं एक बात तो मुझे खुशी भी होती है कि हुण असी पाकिस्तान को अमरीका भी सीखण दिया है ट्रंप ने कि धांधली का इल्ज़ाम कितना लाना है जी, उसने तो साफ इनकार कर देता, साफ इनकार कर दिया। तो इसमें हम बैठे, हर जो मुश्किल है, हर जो मसला है उसका हल निकाला जा सकता है। तो हल उसका यही है कि हम बैठें
और यकीनी बनाएं कि इलेक्शन जो हैं जिस पे पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को भी एतमाद हो, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो भी उनको एक्सेप्ट करें, रूल ऑफ लॉ हो। अगर वो कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है फिर भी आके बैठें कि आएँ भी हम नैब को किस तरीके से, अगर देयर इज़ सम जेन्युइन इशू, पार्लियामेंट एक सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ पर डिस्कशन हो सकती है। तो लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले इन्होंने कहा था कि हम सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे। तो अब शिफ्ट हुई हैं चीज़ें, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन। मैं देखें, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमें एक दूसरे को एक कॉर्नर में नहीं लगाना चाहिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं लेके जाना चाहिए। तो जब आप हम ओपन उनको कहते हैं नहीं आएँ हमारे साथ बैठें, आप इस मुल्क के निज़ाम को हमने चलाना है, इकट्ठे चलाना है। अपोजिशन के बगैर तो जमहूरियत का कभी जवाज़ ही नहीं रहता। तो अपोजिशन जो है जमहूरियत में बहुत ज़रूरी होती है। बाकी यहाँ तक ताल्लुक़ है सियासत में अपोजिशन को ज़िंदा रहने के लिए कोई थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला तो करना पैंदा, वरना हल्ला गुल्ले की बात आई, लेट्स देम डू ए बिट हल्ला गुल्ला। हम तो सिर्फ परेशान कोरोना की वजह से हैं, वरना तो हम कहते हैं हल्ला गुल्ला करें, कोई इशू नहीं। गवर्नर साहब, हल्ले गुल्ले की बात चल रही है, तो जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आप लोगों ने उनके कुछ खिलाड़ी गिराए, तो सिर्फ मौलाना की पार्टी टारगेट है या आगे भी कुछ खिलाड़ी गिराने वाले हैं आप लोग? नहीं, हमारा देखें पाकिस्तान के, हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि जो हैं अपने अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों, अदारे एम्पावर हों, अदारे बाख्तियार हों, अदारे अपने फ़ैसले ख़ुद करें। तो जब ये अदारे अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे तो गवर्नमेंट को इसमें बिल्कुल दखल जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि हमने हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया। पुलिस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, नैब हो, तो हमें इनको डी पोलिटिसाइज़ करके रूल ऑफ लॉ जो है वो हमने ले, रूल ऑफ लॉ होगा तो चलेगा। अच्छा ये फरमाइए, पिछली दफ़ा जब आपने गवर्नरशिप छोड़ी तो ऐसा लगता था जैसे आपको अख्तियारात जो आप चाहते थे वो नहीं मिले। शहबाज शरीफ वैसे ही हर चीज़ अपने पास रखना चाहते हैं, तो अब ये बुज़दार साहब के होते हुए आप समझते हैं अख्तियारात आपके पास हैं, आप ज़्यादा अपनी जो पावर है। मैं तो पता है स्ट्रेट टॉकर गलत गल तो मैं करी गई थी, इख्तियार तो उन्हें किया जिन्हें पहलों से। अच्छा ठीक है जी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में आपका रोल ज़्यादा हो गया। मेरा रोल जो है हम एक पेज पे आ गए हैं। ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर भी, कि हमने मेरिट जो है उसको मेंटेन करना है। ठीक है। पीने का साफ़ पानी जो है वो उन्होंने मुझे इख्तियार में दे दिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी हफ्ते हम 11 को माशाल्लाह चक जुमरा में पहला जो है लॉन्च कर रहे हैं, जो 50,000 लोगों को पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नाला खुर्द और पंजाब में ये काम शुरू। देखें, मेरा इस बात पे ईमान है कि इंस्टीट्यूशंस जब तक किसी मुल्क के मजबूत नहीं होते, मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारा फोकस ये है कि हम, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, हमने आप रेस्क्यू 1112 की मिसाल ले लें, ये मेरा आइडिया था, मेरी चौधरी परवेज़ अली साहब, बिल्कुल आपने बहुत इस बारे में बोला, और इसकी सारी ट्रेनिंग सारी स्कॉटलैंड से हमने कराई। और आज आप ये लोग कह सकते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ रेस्क्यू 1112। ठीक है। इसलिए एक इंस्टीट्यूशन, उसके बाद पंजाब ओवरसीज कमीशन बना। अब हमने आबे पाक अथॉरिटी बनाई है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 6 महीने साल बाद लोग कहेंगे कि पंजाब आबे पाक अथॉरिटी आफ्टर 72 ईयर बिलियंस रुपीस ज़ाय किए हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट ने। सारे फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं, वाटर स्कीमें बंद हैं, लेकिन हम एक ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं कि जो कि सेल्फ सस्टेनेबल भी हो और लोगों को घरों में, कस्बों में, हर जगह पीने का। आपकी बात से एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि हालात वही हैं, तो क्या आप समझते हैं जिस तरह पहले आप गवर्नर थे, अथॉरिटी के हवाले से बात नहीं, मैं देखा हालात वही नहीं, मैंने देखा सरदार जी हम तुम मिक्स करता है तुड़का लाता हूं तड़का लाता है। देखें, मैंने ये कहा है कि गवर्नर के आईनी इख्तियार जो थे वो तो पिछले दौर में वही थे, आज भी वही गवर्नर के इख्तियार हैं। बात तो अंडरस्टैंडिंग की है। देखो ना, अब पीने के साफ पानी की अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नर का रोल तो नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है मेरा एक्सपीरियंस है, चीफ मिनिस्टर को पता है, इसलिए उन्होंने ये मुझे टास्क दे दिया। अब उन्होंने मुझे सीड जो है, देखें आपकी कॉटन का क्या हाल है, 14.8 मिलियन बेल कॉटन आपकी होती थी 2012 में, 2020 में आप 6.5-7 मिलियन बेल पे लेके आ गए।
1 मिलियन जो बेल है इसका मतलब है $1 बिलियन। वो शुगर लग गई ना जी, केन लग जो गया, भी शुगर मैं केन कहता सारा हूँ गन्ना कि उगाड़ अब दिया, इसको सीड को, इसके एनवायरनमेंट को, इन चीज़ों को दुरुस्त करना है और इंशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा सर, ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसके बारे में बड़ी बात हो रही है। बुज़दार साहब के हवाले से ये खबर बहुत फैली हुई है कि बुज़दार साहब से अब इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया कि बुज़दार साहब अगर रहेंगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा, इमरान के ऊपर। इसमें कितनी सदाकत है? आप बुज़दार साहब को करीब से आपने देखा है, क्या वाकई कॉम्पिटेंट हैं इतने कि उनको यहाँ पे रखा जाए, या आप समझते हैं कि यहाँ पे वज़ीर आला तब्दील होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है या गवर्नर की अपॉइंटमेंट है, उसमें एक तो ज़ाहिर है कि जो पार्टी लीडर है उसका रोल है, उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं उनका रोल है, उसके बाद जो इत्तेहादी हैं उनका रोल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने उसको लगाया वो भी उसकी कारकर्दगी से खुश हैं, जो इत्तेहादी हैं वो भी कारकर्दगी से खुश हैं, जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं जिनका फ्यूचर उन पर डिपेंडेंट है वो भी खुश हैं, तो फिर मीडिया को या हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पर सवाल तो आप भी है खुश हैं? नहीं, क्यों नहीं, हमारी जब हमारा प्राइम मिनिस्टर खुश है तो हम खुश हैं। अच्छा, नहीं आप अपनी ज़ाती वजह से वैसे खुश हैं कि बुज़दार साहब ठीक है? फिर वही बात मैं कहता हूँ कि अगर हम वो आपको तो पता प्राइम खुश ना हो मिनिस्टर तो है हम ना, कहें, वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राइम मिनिस्टर लीडर है ना हमारी पार्टी। हम अवामी राय भी शामिल करेंगे कि पब्लिक खुश है या नहीं। पब्लिक, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। मजे की बात ये है कि वक्त निकाला है गवर्नर साहब ने हमारे लिए, लेकिन जानना ये चाहूंगी सरवर साहब आपसे कि जो पाकिस्तानी खवातीन हैं जो घर में मौजूद होती हैं, अक्सर अपने हस्बैंड से कंप्लेन करती हैं जब वो घर लेट आए कि यार आप सारा वक्त घर से बाहर गुजार देते हैं। बेगम सरवर जो हैं, क्या वो भी ऐसा ही मिजाज रखती हैं या भरपूर तावन है आपके साथ? एनी टाइम यू कैन कम, क्योंकि सियासत में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सी मसरूफियात होती हैं। जवाब बड़ा सोच के देना, तो कर भी जाना है। देखिए, मैं मेरी आज तक जो भी एक पहली बात तो यह है कि घर में नाराज़गी तो हर फैमिली में अगर कोई कहे कि नहीं हांकी डोरी चीज़ है तो वो नहीं है, लेकिन मेरी जो नाराज़गी ज़्यादा या होती थी घर में सिर्फ, और मेरा ख्याल है अक्सर ख्वातीन को यही गिला होता है, वो कहती हैं कि जब टीवी पे देखते हैं तो आप बातें कर रहे होते हैं, जब आप लोगों के साथ बैठे साथ वाले कमरे में आवाज़ें आपकी आ रही होती हैं, अच्छा, जब सारे चले जाते हैं तो फिर ऐसे लग जाता है कि आपकी ज़बान पे ताले लग गए हैं। तो ये एक तो उनमें अक्सर उसकी वजह ये है, मैं समझता हूँ कि मर्दों को मैं प्लीड कर लूँ उनका कि सारा दिन वो बेचारे अपने रोज़गार के चक्कर में दूसरे तीसरे जब घर आते हैं तो दे जस्ट वांट लिटिल बिट टाइम टू रिलैक्स। लेकिन मेरा एक मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, बल्कि 2 फ़ायदे हुए हैं। 2016 में मैंने मैडम परवीन सरवर के जो सारी जो हमारे चार्टी का काम था सारा उसके हवाले कर दिया, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावर। नहीं, मेरी इंटेंशन ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं था तो चलो वो चला ले, और मुझे सच्ची बात है मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरा ख्याल था कि प्रॉब्ली पता नहीं चला सकेगी नहीं चला सकेगी, लेकिन 2 फ़ायदे हुए। एक तो वो अदारे सारे शी इज़ रनिंग बेटर दैन मी, दूसरा घर से लड़ाई हो गई, वो मेरे में ज़्यादा मसरूफ होंगी। असल फायदा ये हुआ। सर ये बताएं यानी कल को रिटायरमेंट आपकी होनी है, रिटायरमेंट का प्लान आपका क्या है? इंग्लैंड जाके रहेंगे, पाकिस्तान जाएंगे? हाले तो रिटायरमेंट का मैं कभी सोचा ही नहीं। चलो इस वास्ते कि जे तुसी रिटायरमेंट का सोचने ला पो फिर तो तुसी बुढ़े हो गए, असि जवान रहना चाहते हैं। दिल जवान। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही रहेंगे। पाकिस्तान का अब नेशनलिटी छोड़ के आ गए हैं, अब ये नहीं है जो सरदार ने क्या गल की है ना, अगे ही जाना पीछे नहीं आना, हम असी आ गए हम पीछे नहीं जाना। आपने दिल जवान की बात कर दी है, ऐसे तो हम भी बात नहीं छोड़ेंगे। कोई गाना, कोई शेर, कोई शायरी, दिल जवान है, शेयर करें। जेड़ा तुसी परजाई ने सुनाया गाना मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मेरा वही बेहतर है कि अमानुल्लाह के साथ मुज़ाकरात में मैं था, तो अमानुल्लाह मरहूम मुझे कहने लगे कि चौ साहब कोई गाना शाना तुसी कोई सुनाओ, कोई थोड़ा जा, तो आपने कभी भी नहीं गाया। वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा तीसरा मैंने कहा, मैं क्या अमानुल्लाह, मैंने कहा मैंने और कभी तो गुनगुनाया, मैं क्या कभी तो कीता है, मैं क्या
जब ना ही हटिया ना तो मैं क्या भाई कदी कदी हो सकता गुसलखाने दे नहांदे कदी कर लिया ते ओ अगों तुहानू पता जुक्ति तो बड़ा सी अच्छा। ते ओ मैनू कहन लगा कि चौधरी साहब फिर तुसी यही समझ लो कि गुसलखाने च ही हो बैठे हो। अच्छा चलो यही समझ लो। ते मैं क्या अमानुल्ला गुसलखाना ते नाल तू मैनू तो खौफ आंदा। एक्चुअली देखो ना गुसलखाना के नाल हरमीत से ये सिंह और पठान का कॉम्बिनेशन है, रेयर कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, गल है कि आम पब्लिक को एक बड़ा गिला है हुकूमत से, अगर मतलब देखा जाए तो वो है महंगाई की बात। ठीक बात। 300 रुपए में अगर आदमी को रोज़ की दिहाड़ी मिले, हांडी नहीं बनती, खाना नहीं पकता। इस बारे में हुकूमत बहुत कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हो। तुझे आज अंडा खाता है सुबह नाश्ते जी नहीं खाया लगता है। तो वो देखो ना, ऐसे आमलेट लगता है कि मुर्गियां जो है वो फजल और रहमान के साथ शामिल हो गई हैं, हड़ताल पे चली गई हैं। अंडे कहाँ चले गए? जो अंडे इतने महंगे हो गए, इतना महंगा, तो महंगाई का क्या करें, किस तरह से कोई आप कोशिश कर रहे हैं? मैं अर्ज करूं जी, ये एक जेन्युइन इशू है। अवाम जो हैं तनख्वाहें इतनी बड़ी नहीं हैं जितनी महंगाई बड़ी है। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, सब्जियों की कीमत है, अंडे की आप बात कर रहे हैं, आटा है, घी है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत का पूरा फोकस जो है अब महंगाई को कंट्रोल करने से है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मुझे लोग पूछते हैं कि जी पीडीएम देखें, पीडीएम मेरा नहीं ख्याल कि इनमें ना कोई क्लैरिटी है, ना उनकी कोई किसी नज़रिए पे वो इकट्ठे हैं। वो तो सिर्फ ये तो कोई नज़रिया नहीं है कि इमरान खान जी इस्तीफ़ा दे दे घर चल जाए। 5 साल के लिए लोगों ने मुंतखब किया है। और पाकिस्तान में एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अब इंट्रेंच हो गई है, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन, कि पाकिस्तान के लोग अब जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने ये तो फैसला कर लिया, हुकूमत अच्छी हो बुरी हो, तंग करे महंगाई करे, लेकिन इनको 5 साल पूरे करने चाहिए। आप देख लें कि जरदारी ने 5 साल पूरे किए, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। तो एक तो ये जो है जमहूरियत का तसलसल है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों से भी कि भाई हमारा मसला जो है इस वक्त पीडीएम नहीं है, हमारा मसला गुड गवर्नेंस और महंगाई है। अगर ये 2 चीज़ें हमने कंट्रोल कर ली तो फिर इंशाल्लाह 2023 भी हमारा होगा। तो इसलिए इस पे फोकस जो है अब इंशाल्लाह आप देख रहे हैं 2023 के बाद भी गवर्नर होंगे आप? ये तो नहीं पता, मैंने गवर्नर बनना, अब कितनी बारी गवर्नर बनना मैं हूँ। अच्छा, वो दिल नहीं कर रहा? देखो हम देखेंगे की करना है इस बार तो फिर नाराज नहीं मेरा तो दिल जो यही चाहता है कि मैं कंस्टिट्यूंसी वाला बंदा हूँ, कल हल्का हो, इलेक्शन, आपके इलेक्शन लड़ने का इरादा है? जी अभी जवान है। अच्छा नहीं इलेक्शन लड़ेंगे तो टोबा टेक सिंह आपकी वो वहाँ से देखें जी, ये तो इलेक्शन कहाँ से लड़ना है ये तो पार्टी ने फैसला करना है। जहाँ पार्टी जिस मोर्चे पे भेजेगी वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, ये मतलब ये बात है कि गवर्नर साहब इस बार नाराज नहीं होंगे। और नाराज कितने ना होना है। एक बड़ी ट्रेजेडी की बात है, जरा उस बारे में बता दें। ये मच के बारे में जो वाकया हुआ है, यानी दिल बड़ा दुखा हुआ है। तो इमरान साहब चले जाए वहाँ पे, उनकी तो रहू भाई मैं उनको मशवरा दें वहाँ पे कि जो हज़ारा कम्युनिटी जो हमारी है उनके साथ जो जुल्म अरसा दराज से हो रहा है, ये एक वाकया नहीं है, बहुत से दिल खराश वाकयात। और मैं समझता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके दुख में हम देखें ना, बाहर कितनी सर्दी में बेचारे वो बाहर प्रोटेस्ट 4 दिन हो गए आज सर्दी में बैठे हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कि उनको जो धरना है उससे उठाएं और उनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करें। जाम कमाल साहब भी वहाँ मौजूद नहीं है, वो दुबई बैठे हुए हैं। इमरान जा नहीं रहे। इमरान को मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये कहना चाहिए, आपको भी दोस्त होते हुए उनको ये कहना चाहिए नहीं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं और हमदर्दियां जो हैं हज़ारा कम्युनिटी के साथ हैं और उनके इंशाल्लाह यानी वो भी आम आवाम की तरह ज़िंदगी फ्रीली गुजार पाएंगे। देखें यही तो बहुत माशाल्लाह बहुत से फ्रंट पे हमने बहुत बेहतर काम किया। मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बाहर गुजारा। देखें आप वुमेन राइट्स के हवाले से काफ़ी प्रोग्रेस इस मुल्क में हो रही है, मिनॉरिटी राइट्स के हवाले से बहुत प्रोग्रेस हो रही है। कल मैं ननकाना में था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर उन्होंने डिमांड किया कि हमें कम्युनिटी सेंटर चाहिए, उन्होंने डिमांड किया कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो हमारे जो महेंद्र पाल सिंह जो हमारे एमपी हैं वो इस पोजीशन में थे कि वो ऐलान करते कि ये कर रहे हैं। सिख मैरिज एक्ट
पहली दफ़ा दुनिया में बिल्कुल। पाकिस्तान की पंजाब की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही है और उसका जो एक्ट है उसको ड्राफ्ट सिख कम्युनिटी के लीडर जो हैं वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारी उलमाए कराम भी इंटरफेथ हारमनी पे भी बहुत ज़्यादा यकीन माने कि अब पाकिस्तान में हम पॉजिटिव मूव हो रहे हैं और जो यूरोपियन ममालिक हैं जो अपने आप को चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, चैम्पियन ऑफ माइनॉरिटी, वहाँ चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं। सर बड़ी मेहरबानी, आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए आपने कम है। आज अपने पहला दिन था हमारा इतने और आप उसमें मसरूफ तशरीफ लाए। स्केड्यूल में से आप पहले दिन पे यहाँ आपको आए। मुबारक जी भाई बहुत आज आप सरवर साहब आप हमारा हमारे मॉर्निंग शो वैसे आप हमारे बड़ा- प्रोग्राम में आए और सुबह सुबह आपने 4 चांद लगाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। और एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और करेंगे दिलचस्प बातें, लेकिन सर्वर साहब इजाजत चाह रहे हैं, वो हमारे साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे होंगे प्रोग्राम में। वील बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। इस वक्त घरों में मौजूद खवातीन जो हमें देख रही हैं वो ले लें सुख का सांस, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन शफकत महमूद ने कर दिया है बाकायदा ऐलान कि कोविड के केसेस देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि अब तालीमी इदारों को खोल दिया जाए। तो जो बच्चे घर में मौजूद हैं, माओ को परेशान करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, शरारतें करते हैं, क्यों रोब साहब ऐसे ही करते हैं ना बच्चे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आपका बच्चा भी शामिल है। उसमें मेरा आप बेटा- शुक्र अदा कर रही होंगी कि बच्चा स्कूल जाएगा। हाँ रोब साहब बिल्कुल ऐसे ही है। और हरमीत की भी कोई ऐसी ही सूरत हाल है। हरमीत तो अभी भी बच्चा ही है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि शफकत महमूद साहब के हवाले से बड़े अच्छी कमेंट्स आ रहे थे जब छुट्टी हो रही थी। इस बार हम देख रहे हैं कि बड़ी जो सोशल मीडिया पे भी कई सारी चीजों के हवाले से चल रही है कि अब वो फेवरेट नहीं रहे, जिस तरह नहीं रहे। क्रश नहीं रहे। बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज हम अगर देखा जाए कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन आप Confirmed देखें cases। कि 37,000 से ज्यादा जो केसेस एक्टिव हैं इस वक्त, और अमवात की अगर की शरह की मैं बात करूं तकरीबन 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान ऐसे में ही इस वक्त अमवात हो चुकी हमारे है। साथ मौजूद है, मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब की तरफ चलते हैं। यासिर हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा सर, दोनों तरफ की सूरत हाल देखी जाए तो बड़ी तशवीशनाक है। एक तरफ तो देखा जाए तो बच्चे घर में हैं, तालीम हो नहीं पा रही, बच्चों के वालिदैन चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी कहती है कि स्कूल जल्दी खोले जाए। दूसरी तरफ कोरोना का मसला अभी बड़ा खौफनाक हद तक सामने आया हुआ है। तो ये एक मुश्किल डिसीजन है, लेकिन आप इस डिसीजन पे पहुंच गए हैं कि स्कूल्स को फिर खोल ही दिया जाए, कॉलेजेस को खोल दिया जाए। देखिए जी, आपने ये देखना है कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। सबसे ऑफ कोर्स बच्चे सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि ये नहीं समझते कि उनके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, और छुट्टियां डेफिनेटली सब एंजॉय करना चाहते हैं और इसलिए खुश भी बहुत थे। और उस वक्त मैंने तो तब भी ये बयान दिया था कि नहीं बंद करने चाहिए इदारे, और अनलेस कि आप बाकी सब कुछ भी बंद कर दें। तो मेरे तो खिलाफ काफी लोग जो जिन्होंने मेरी ट्वीट देख ली तो मुझे डिलीट ही करनी पड़ गई। उसके बाद जो पॉपुलर डिसीजन यही है कि बंद कर दिए जाएं। फिर अक्सर पेरेंट्स हैं जो मुझे लॉजिक नहीं समझ आती, और शायद वो घर में ही रहते होंगे, लेकिन आप देखें मार्केट्स में जा रहे हैं बच्चे, पार्क्स भरे हुए हैं। मैंने खुद गुज़िश्ता एक हफ्ता इस पे रिसर्च की, बजाय किसी और पे डिपेंड करने के मैंने सोचा खुद ही चेक करता हूँ जाके। सो आई वेंट टू अ फ्यू पार्क्स। फिर मेरी रूरल कंस्टिट्यूएंसी है तो मैं गांव में भी गया, वहां पे भी हर तरफ रेगुलर एक्टिविटीज, और बच्चे हर जगह पे दे आर इंटरेक्टिंग, स्पेशली प्लेग्राउंड्स में तो देयर इज नो वे कि यू कैन कीप सोशल डिस्टेंसिंग। और वो दे फुल प्लेग्राउंड्स में कोई जगह नहीं थी, बल्कि खचाखच भरे हुए थे क्योंकि छुट्टियां। तो उसके बाद मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि अगर ये सब कुछ ऑन है और तो फिर क्या कोरोना इसी की वजह से फैल रहा है, स्कूल ना बंद करने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो एनसीओसी की मीटिंग थी उस पे हेल्थ डिपार्टमेंट के नुमाइंदों का बिल्कुल डिफरेंट स्टैंस था, और वो ये कह रहे थे कि वाकई स्कूल बंद करने से बेहतरी होती है, और जो ग्राफ पे थोड़ी कमी आई है, दे हैव गॉट इंडिकेटर्स के वो दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मैं कोई कन्विंस तो उस पे नहीं हुआ, लेकिन मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली दे नो मच मोर देन अस टेक्निकल लोग। यासिर साहब ये बताएं, वजह है
जी। कि जो अमूमी तौर पर बच्चे होते हैं उनको सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या आप भी अपने बचपन में Obviously. ऐसे ही थे कि आप भी स्कूल जाने के लिए कभी दिल करता था कि मैं छुट्टी कर लूं या आज कोई बहाना लगा लूं? कोई ऐसा कभी किया आपने अपने वालिदैन के साथ, अपनी अम्मी के साथ? जी, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था सुबह सुबह स्कूल जाना। आई एम नॉट अ अच्छा। मॉर्निंग पर्सन, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा। हाँ जी। एक्चुअली जब मैं तो शुक्र किया, जब मैं अमेरिका गया तो वहां पे अपनी मर्जी से आप स्केड्यूल सेट करते थे यूनिवर्सिटी में, तो आप दोपहर की क्लासेस ही मैं लेता था। आई नेवर लाइक गोइंग अर्ली मॉर्निंग। लेकिन कई बच्चे जाना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सरियत मेरा ख्याल है कि खुश हैं बहुत छुट्टियों में। यासिर साहब, इससे कबल जो आप लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस खोले थे, तो मैं जाहिर बात है हमारा साथियों का काम भी यही होता है कि हम देखें कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। तो मैंने देखा कि कई वालिदैन काफ़ी परेशान थे और कई इस्लामाबाद में और कई कई जगह पे हमने देखा कि कॉलेजेस और स्कूल जो थे खासकर उनको बंद इसलिए करा दिया गया कि कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे थे। तो आपने कहा कि आप इस फैसले के खिलाफ पहले भी थे और अब भी आप नहीं समझते, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो वालिदैन को परेशानी तो ज़रूर होती है क्योंकि बीमारी इस किस्म की है, हालात इस किस्म के हैं। देखिए, मेरे भी 3 बच्चे हैं और मैंने तो एक दिन भी उनको नहीं रोका स्कूल जाने से। जैसे ही स्कूल खुले फौरन भेज दिए। कोरोना एक तो बहुत कम बच्चों में फैलता है। जो मैंने स्वीडिश मॉडल को स्टडी किया शुरू में ही, और मैं इत्तेफाक से जब ये शुरू हुआ तो मैं उधर अमेरिका में था और स्टैनफोर्ड में जो स्टैनफोर्ड का पेपर था उसमें पाकिस्तान के बारे में यही था कि फर्स्ट फेज में 6 से 8 हजार लोग जो हैं वो इफेक्ट होंगे इससे, जो कि एक 22 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत छोटा नंबर है। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी आपने डेफिनेटली मैथमेटिक्स में, तो ये इतनी कम प्रोबेबिलिटी है कि और बहुत सारी चीजों में आपके कुछ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कोरोना के मुकाबले में। आप सड़क पे जाएं तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी दैट आए तो यू कैन गेट इनटू एन एक्सीडेंट। तो चलें उस पर अलग बात है। हाँ, बात ये जरूर है कि शहरों में स्पेशली जो हायर क्लास के लोग हैं वो जरा ज्यादा कंसर्न रहते हैं, और मैंने तो उनको ये सजेस्ट किया कि आप लोग ऑनलाइन वहां पे देखें। जो प्रिविलेज क्लास है वो उसकी तो ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बेहतर है। वो उनके स्कूल्स में ऑनलाइन फैसिलिटीज भी हैं और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल भी इंट्रोड्यूस कर दिया था स्कूल्स ने। असल जो नुकसान हो रहा है आपके गाँव में, एक तो गाँव में आपको पता है किसी किस्म का कोरोना अगर है भी तो शहरों में नजर आ रहा है। आई डोंट नो अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं, 70% जो पंजाब है वो रूरल है अभी भी, और वहां पे कतन किसी किस्म के ना SOPs फॉलो कोई करता है। जो स्कूल्स हैं वो अक्सर गांव के अंदर ही होते हैं। किसी ने इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी यूज नहीं करनी होती, पैदल स्कूल जाना होता है। तो उनको तो बिल्कुल, और उनकी ऑलरेडी लर्निंग पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि अगर हम स्कूल्स को बंद रखेंगे, और ये हमें नहीं पता कोरोना कब तक चलना है, और मेरा ख्याल है 3 साल तक तो ये सब इम्यून नहीं होंगे जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें। तो इतना लंबा अरसा, तो ये तो पूरी जनरेशन को तबाह करने वाली बात है। तो हमें तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल है इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, कोई हर्ज नहीं है लेने में। यासिर, उसमें एक और बड़ी बात है ना, और वो ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आपने खुद ही उसकी बात कर दी। एक तो उसका मेयार बहुत पस्त है, बजाय उसके कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो बेहतर तालीम दे रहे होंगे, बाकी उसका लेवल इतना अच्छा नहीं है। फिर बच्चे इंटरेक्टिव मतलब उस तरीके से जैसे क्लास में होते हैं उस तरह से सीख नहीं पाते, और तीसरे फिर छोटे इलाकों में तो बिल्कुल ही मतलब उसका ये नहीं है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस एक बन जाता है खोलने का, और इंटरनेट का भी इशू होता है। इंटरनेट का भी इशू होता है। जी, दूसरा जो समझने वाली बात यह है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का एक्चुअल मतलब है वो ये है कि जो आपकी वनरेबल पॉपुलेशन है उसको लॉकडाउन करें, और वो आपके बुजुर्ग लोग हैं और बीमार लोग हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दे देता हूं कि जब ये शुरू हुआ कोरोना, तो बच्चों को तो फिर भी रोकना मुश्किल था। जब 2 दिन के वो शदीद लॉकडाउन के बाद फौरी तौर पे वो मॉल्स भी जाना शुरू हो गए और क्लब भी जाना शुरू हो गए जैसे ही उनको मौका मिला, तो उसका बेस्ट तरीका ये कि जो आपके बुजुर्ग हैं उनको आप थोड़ा आइसोलेट करें घर में, और उनको कहेंगे थोड़ा डिस्टेंस रखें बच्चों से, और ये वो किया जा सकता है। अगर स्वीडन में तो यही हुआ है, और पाकिस्तान में तो एल्डरली पॉपुलेशन है भी बहुत कम अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। अगर स्मार्टनेस लेके आनी है, अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि जो मोहल्ले को लॉकडाउन करना है इसमें क्या स्मार्टनेस है, या 8 बजे तक कोरोना नहीं होता और 8 बजे के बाद आ जाता है, ये भी क्या, इसमें क्या अकलमंदी है? मुझे तो कोई उसकी लॉजिक समझ नहीं आती। अगर आपको आती है तो आप बता दें। हरमीत हमारे साथ अभी कुछ देर पहले मीम्स शेयर कर रहा था जो शफकत महमूद साहब के ऊपर बने थे जब उन्होंने यूनिवर्सिटीज बंद करने का फैसला किया था, और अब जब यूनिवर्सिटीज को रीओपन करने का किया है तब भी उनके मीम्स कुछ सामने आ रहे हैं। कोई मीम्स आपकी नजर से गुजरे हों या कोई इस तरह के मामला पेश आए हो, देखे हो?
अभी किसी ने शेयर किया हुआ था कि द क्यूटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एक, और फिर उसको दोबारा आप चेंज कर दिया गार्मिक बना के पेश किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो बच्चों की बातें हैं और हमें एज अ बुजुर्ग हमें ये समझना चाहिए कि बेहतर क्या है बच्चों यासिर को, साहब, करना चाहिए। एक अगर देखा जाए कभी भी जी। शायद पढ़ाई में इतने इंटरेस्टेड ना और ऑल दैट, सो यू नो यासिर तो साहब, ये देखा तो जाए मैं make एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो कोविड-19 यानी जो सेकंड वेव है, साथ में एक और चीज का भी खदशा है जो हम देख रहे हैं कि यूके से जो केसेस आए हुए हैं, तो क्या आप नहीं समझते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गर्मियां थी उसमें थोड़ा सा इसमें काफ़ी वो कमी हमें देखने मिली, तो इस वक्त आप क्या नहीं समझते कि सर्दियां अगर उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती तो आप फिर जो मरहवाल स्कूल है उसको आप खोलते, या कॉलेजेस का जो सिलसिला तालीमी इदारों का वो आप खोलते? क्या आप नहीं समझते इस बात को? नहीं, मैं तो पर्सनली नहीं समझता, लेकिन ऑब्वियसली हेल्थ डिपार्टमेंट की राय प्रिवेल करती है, और अगर वो समझते हैं कि कोई, और शायद अभी भी रोक दें, 12th को दोबारा मीटिंग है, और अगर उनको लगा कि खुदा ना खास्ता इट्स गेटिंग डेंजरस या उस सेकंड स्ट्रेन आ रहा है तो हमें रोक देंगे। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं तो आई एम नॉट अ बिलीवर इन दैट कि आपको और मैं मेरा ख्याल है कि जिसको कोरोना होना है उसको होना है और हो चुका है। यासिर, बस और आखिरी बहुत सारे सवाल लोग- आखिरी सवाल आपसे ये Sure, पूछना है कि sure. क्या अमिताभ बच्चन के बहुत फैन है आप? था जी एक जमाने में, अब तो नहीं। अच्छा, वो जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर सूर्यवंश मतलब वो आता है ना, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि आप अमिताभ बच्चन के ये अभी सूर्यवंशम। की वजह से नहीं है जी, ये तो मेरा एक्चुअली कास्ट है, वी आर अच्छा। सूरजवंशी राजपूत, तो वो अच्छा, ये वहां से है। मैंने कहा शायद अमिताभ बच्चन के उसकी वजह से है। चलिए, बहुत मेहरबानी, आपके सुबह आपको उठा दिया हमने, आपकी बहुत मेहरबानी, आप क्रिया। मुझे हम एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ बिल्कुल पे। रऊफ साहब, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक दफ़ा फिर घर में मौजूद खवातीन, फैमिली, बच्चे, यूथ सबको मुखातिब करते हुए बता दें कि बच्चों छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, जितना एंजॉय करना है कर लो, लेकिन घर पर रहकर एहतियात के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। हम ब्रेक पर गए थे एक अच्छी खबर के साथ, मगर आए हैं अनफॉर्चुनेटली एक सैड न्यूज़ के साथ, और वो ये है कि क्राइस्ट चर्च टेस्ट में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि शाहीन जो है वो T20 के बाद टेस्ट सीरीज भी हार चुके हैं। अब होगा क्या हमारी टीम का, क्या करने की ज़रूरत है प्लेयर्स को? हमारे साथ जो गवर्नर साहब मौजूद थे, रऊफ साहब और हरमीत, उन्होंने भी यही कहा कि दे नीड टू वर्क मोर, दे नीड टू वर्क हार्ड अपार्ट फ्रॉम एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जब वो किसी और मुल्क में जाके किसी और मैदान में परफॉर्म कर रहे होते हैं। असल में मसला ये है कि न्यूजीलैंड के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को ऐसी की होगी। उसकी वजह यह है कि जो क्वारंटीन है उसके रूल्स इतने सख्त हैं न्यूजीलैंड में कि वो उसके बारे में आप जितना भी कहें उतना भी कम है। अच्छा। उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर लाजमी क्वारंटीन थी, उनको अलहदा रहना था, पहले होटल में उनको रखा गया, और ज़रा सा को वायलेट करता था अपने कमरे से बाहर भी निकलता था तो उसको पाबंदी का शिकार होना पड़ता था। खैर, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रऊफ साहब, सबसे पहले तो आपको अपना नया मॉर्निंग शो बहुत बहुत मुबारक हो। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अब आप ये फरमाइए, बड़े ही कमाल यानी बुरी परफॉर्मेंस ऐसी आई है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आपकी मेमोरी तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, लेकिन ऐसी मेमोरी में इतनी बुरी शिकस्त बहुत कम पाकिस्तान को हुई होगी। अब क्या कहा जाए, बैटिंग बुरी, बॉलिंग बुरी और फील्डिंग उससे भी बुरी, तो ऐसे में क्या देखिए किया? अब्दुल रऊफ साहब, असल चीज तो नियतों का फतूर है, इनकी नियतें साफ नहीं थी। और आप देखिए, जब से मिसबाह उल हक, नो डाउट मिसबाह उल हक बड़े जबरदस्त कप्तान थे, उन्होंने इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जब से उन्होंने कोच का ओहदा संभाला, ये तीसरी गैर मुल्की सीरीज है जिसमें हमें शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, फिर उसके बाद इंग्लैंड से हारे, और अब न्यूजीलैंड से हारे। हम अपने मुल्क में जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कमजोर टीमों को हराकर खुशी के शादियाने बजाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बहुत बुरी डिफीट है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने दौरा किया था न्यूजीलैंड का, तो उसमें भी पाकिस्तान को 2-0 से हारना पड़ा। लेकिन अगर हारते हैं अब्दुल रऊफ साहब तो फाइट करके हारे, दुख नहीं होता है। एक तरफा मुकाबले के बाद आप हार जाएंगे, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लाखों रुपए आपको महाना बोर्ड जो है वो तनख्वाह दे रहा है, उसके अलावा आपका डेली अलाउंस, आपकी जो फैसिलिटीज है वो नाकाबिले यकीन है, उसके बावजूद आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है उनको सोचना पड़ेगा। एहसान मानी साहब बोर्ड के चेयरमैन है, इस साल वो अपनी माशाल्लाह 76वीं सालगिरह मनाएंगे।
वसीम खान साहब को वो इंग्लैंड से लेकर आए हैं, सही। लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। तो जब ये सब लोग इतने पर्क्स ले रहे हैं तो इनका भी एहतसाब होना चाहिए ना, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का तकर्रुर रऊफ साहब इन लोगों ने किया है, तो इनका भी एहतसाब होना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए आज बहुत ही बुरा दिन, बड़ी अपनी तौर पर बेग साहब मुकाबले देखा जाए तो अब कप्तान की परफॉर्मेंस देखिए, मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर चलते बने हैं। अब अगर कप्तान की ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर बाकी टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है। नहीं मुनीज़े, अगर आप देखें तो कप्तान ने गुज़िश्ता 3 टेस्ट इनिंग्स में 50 रन स्कोर किए, और जो सेना ममालिक हैं जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड शामिल है, उनमें आज तक जो सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव निस्फ सेंचुरीज बनाई है वो बनाई है गंडापा विश्वनाथ ने, जिनकी 7 थी, और मोहम्मद रिजवान की 4 कंसेक्यूटिव निस्फ सेंचुरियां थी। तो अब हम उनको एक इनिंग्स की बेसिस पर तो नहीं बुरा भला कह सकते, अलबत्ता उनका काम विकेट कीपिंग करना था। उन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किल हुई, और कप्तानी भी वो इतनी अच्छी नहीं कर सके। मैं अब्दुल रऊफ साहब को जब आपका मॉक हो रहा था तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर मिसबाउल हक को उन्होंने लाकर हेड कोच बना दिया जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की। मिसबाउल हक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वो चीफ सेलेक्टर के लिए आइडियल थे, लेकिन उनको हेड कोच बना दिया। और वो हेड कोच बनने के बाद जिस लड़के का ताल्लुक फैसलाबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड या सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से हो, वो उसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके साथ खेले, उन पर ट्रस्ट करते थे, जिसकी वजह से नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म की वजह से पाकिस्तान की टीम का ये हाल हुआ है। जी बिल्कुल। इकबाल साहब, एक और सवाल आ रहा है। कल हमने देखा जो साबिक क्रिकेटर थे आकिब जावेद साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खासकर जो है वकार यूनुस को, मिसबाउल हक को, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया, वसीम खान को भी बनाया। लेकिन एक वक्त था कि हमारे जो बॉलर्स थे, पूरी दुनिया, जो सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी उसका इंकिशाफ कर चुके हैं कि उनके सामने खड़ा होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कल जिस तरह सुस्त रफ्तारी उनके बॉलिंग के हवाले से बात हुई, उन्होंने बड़ा तनकीद किया हमने बॉलर्स पर, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि मोहम्मद आमिर जैसा हीरा हमने गवा दिया? इस तरह के, अगर सुहेल तनवीर की बात अगर मैं करूं तो वो पहले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब वक्त आता है, बॉलर की निखार आती है उसकी बॉलिंग में, तो तब जाके पीसीबी के अंदर सियासत हो जाती है और उस बॉलर को किस न किस तरीके से फारिग किया जाता है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए हरमीत, मैं आमिर की बात से आपसे इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान ने इज्जत दी। गुज्जर खान के नजदीक एक गांव से आया और कोई उसको नहीं जानता था, वो पाकिस्तान की सब कैप सर पर सजाने में कामयाब हुआ। जो कुछ उसने इंग्लैंड में किया, 2010 में जेल की सलाखों के पीछे गया, शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो उसे वापस लेकर आया, वरना इंग्लैंड में अगर आप सजा काट कर आ जाए तो दाखिल ही नहीं हो सकते। सब कुछ किया, लेकिन फिर उसके बाद वो बोर्ड को आंखें दिखा रहा है, तो ये ज्यादती है। जहां तक आपने बात की कि फास्ट बॉलर्स, वाकई में हमारे यहाँ बॉलर्स को मौके नहीं मिल रहे। वकार यूनुस 5वीं बारी ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, एज अ कोच, हेड कोच भी रहे, बॉलिंग कोच भी रहे। मिसबाउल हक पहली मर्तबा हेड कोच बने। तो जो हम लोग अपना सिस्टम है हमारा डोमेस्टिक का, उस सिस्टम को तब्दील किया है वजीर आजम पाकिस्तान के कहने पर, लेकिन अब तक वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे खिलाड़ी उसमें, तो उसकी वजह से टैलेंट नहीं आ रहा। जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, वो बोर्डिंग और लॉजिंग की जो है आमाजगाह बना हुआ है। वहां पर आप बजाय इसके कि प्लेयर्स को ट्रेन करें, वहां पर जो है लॉजिंग, खाना बड़ा जबरदस्त है। इस तरह से क्रिकेट नहीं चलती, इनको प्रोफेशनली क्रिकेट चलानी होगी, वरना आप सही कह रहे हैं फास्ट बॉलर्स आगे नहीं आएंगे। अच्छा इकबाल साहब, ये फरमाइए कि आगे साउथ अफ्रीका का दौरा अब आना है और उसके लिए अब क्या तैयारी करनी चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए? देखिए शान मसूद बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, कितने 3 अंडे तो उसने लिए हैं, 3-0 पे आउट हुआ है। बाकी भी अगर उसने किया तो 1-2 रन से ज़्यादा उससे हो नहीं पा रहा। आबिद अली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। फुआद ने एक मैच में अच्छा खेल लिया, इस मैच की दोनों इनिंग्स में उसका स्कोर अच्छा नहीं रहा। मिडिल ऑर्डर क्लैप्स किया हुआ है, क्या करना चाहिए फिर? देखिए अब जो अब्दुल रऊफ साहब, जो कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो उसमें तो हमारी अपनी विकेटें होंगी, और साउथ अफ्रीका की टीम की कारकर्दगी रूबा जवाल है, वो इतनी अच्छी टीम नहीं है, उनको तो हम आसानी से हरा देंगे। लेकिन आपने सही बात की, शान मसूद ने जो 156 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, उसके बाद से 8 टेस्ट इनिंग्स में उसने सिर्फ 33 रन बनाए। हारिस सोहेल की परफॉर्मेंस देख लें, हारिस सोहेल ने 19 फर्स्ट क्लास जो मैचेस खेले, उनमें से सिर्फ एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का खेला है। 6 साल से वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं खेलते, और वो पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, उन्होंने सिर्फ 75 रन किए थे जब श्रीलंका की टीम गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। तो हमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। डोमेस्टिक सीजन में जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आखिर हम उन्हें क्यों नहीं खिलाते? डोमेस्टिक किस दर्द की दवा है? आखिर उसको, उन लड़कों को चांस देना चाहिए, जो हमने नहीं किया। जो सबसे अच्छा बॉलर था नुमान अली, उसको हम नहीं ले गए।
काशिफ भट्टी को हम नहीं ले गए, और जफर गौहर चुके वो मिसबाह उल हक के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेले, उनको ले गए। उनका काम बॉलिंग करना था, उन्होंने दोनों इनिंग्स में बैटिंग अच्छी की, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो बहुत सारे फ्लॉज हैं मेरे ख्याल में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हम कामयाबी हासिल करके एक ढिंडोरा पीटेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त संप में जा रही है। साहब क्या कहेंगे, न्यू टैलेंट इंडक्शन नागुज़ीर हो गई है? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ साथ अब नसीम शाह को 8-10 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद एकदम से आप टेस्ट क्रिकेट में ले आएंगे, थोड़ा उनको पॉलिश होने दें। केन विलियमसन की एग्जांपल ले लें कि केन विलियमसन 3 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, 2007 से 2010 तक, फिर उन्होंने अपना डेब्यू किया। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर उसमें वहां जो जिसे कहते हैं कि उस डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में वो तप कर कुंदन बन जाते हैं, और उसके बाद वो जब आते हैं तो उनका टेम्परामेंट बड़ा जबरदस्त होता है। हमारे न्यू टैलेंट को लाना चाहिए, एकदम से नहीं, लेकिन हम सीजन प्लेयर्स को भी साथ रखें, एक इम्तिजाज रखें तजुर्बे का और नौजवान खिलाड़ियों का। आपकी बहुत नज़र है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भी, कोई ऐसे अपकमिंग यंगस्टर्स आपकी नज़र में आते हैं बैटिंग में ख़ास तौर पे? बॉलिंग में तो चले, मुझे लगता है कि 5-6 नाम हमारे पास अभी मौजूद हैं। हसन अली अब दोबारा फॉर्म में आए हुए हैं, हसन को दोबारा वापस लाया जा सकता है, और भी हमारे बॉलर ऐसे हैं, लेकिन बैटिंग में हमें बहुत बड़ा कंसर्न है। तो बैटिंग में कोई नाम ऐसे हैं आपके जहन में जिनको आप समझते हैं मौका मिलना चाहिए? देखिए अब्दुल रऊफ साहब, अभी एक लड़का है इमरान बट, उसने गुज़िश्ता सीजन में भी बड़े रन स्कोर किए थे, उसको ये लेकर गए शाहीद के साथ और उसको पाकिस्तान की सीनियर टीम में नहीं खिलाया। उसमें पोटेंशियल है, उसने बड़े रन बनाए हुए। उसके अलावा कामरान गुलाम एक लड़का है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा रन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो सादत अली का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो उसको मौका देना चाहिए ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको, उस्मान सलाउद्दीन उसको हमने भुला दिया एक टेस्ट मैच खिलाकर, क्योंकि पसंद ना पसंद, हम बैकअप टैलेंट ही नहीं रखते ताकि अपने मंजूर नजर की टीम में जो है वो खेलने की राह हमवार कर सके। तो अगर हम इन यंगस्टर्स को मौका देंगे, हमारी बैटिंग बेहतर हो सकती है। यंगस्टर्स को मौका देना होगा, उनको खिलाना होगा, लेकिन रऊफ साहब देखना यह है कि ये होगा कब किया जाएगा। मैं हमें मिर्ज़ा साहब से इजाज़त लेते हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आपका जितना भी शुक्रिया अदा कम मैं इंशाल्लाह ताला गाए आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही बात कह रही हो कि यंगस्टर्स को हमें खिलाना होगा, यंगस्टर्स के ऊपर हमें तवज्जो देनी होगी। इमाद बट जिसकी इन्होंने जिक्र किया है, मैं भी पढ़ रहा था, उसके फिगर्स वगैरह बहुत ही अच्छे फिगर्स हैं। और इसी तरह से उस्मान सलाउद्दीन जिसका इन्होंने जिक्र किया, उसको बुलाया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। रऊफ साहब, आप बजाते खुद क्रिकेट खेलते हैं? जी, मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, यानी आपने जान छुटा ली, आपने कहा मेरे से खेल का सवाल ना ब्रेक ही ले लो, ब्रेक ही ले लो। ठीक है, हम रऊफ साहब से जानेंगे वो क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, और हरमीत बैटिंग अच्छी करता है या बॉलिंग। एक ब्रेक में, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात। वेलकम बैक पब्लिक, हम एक बार फिर हाजिर हैं। ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, पंजाब हमारा है, सिंध हमारा है, KPK हमारा है, ये तमाम सूबे हमारे हैं और हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज मैं ये बात एक मरतबा फिर रिपीट करती चलूँ कि 4 रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां हज़ारा बरादरी के कम से कम 10 कारकुन बताए जा रहे हैं जिनको हो गए फिर तकरीबन 11 जिनके साथ वाक़या जो पेश आया था वो हलाक कर दिया गया था उनको नामालूम अफराद की जानिब से, जिसकी जिम्मेदारी बाद में एक तंजीम ने कबूल कर ली, दाइश ने कबूल कर ली। रऊफ साहब, इंतहाई अफसोस की बात है कि हज़ारा बरादरी को कब आम पाकिस्तानियों की तरह, आम अवाम की तरह रहने का राइट मिलेगा? राइट तो उनको मिला हुआ है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उनके खिलाफ काम करते हैं। ये हज़ारा कम्युनिटी जो है, इसका एक फ़िरके से ताल्लुक़ है मजहबी तौर पे, वो फ़िरका उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी बुनियाद पे बार बार इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और अभी भी बहुत ज़्यादती हुई है। अब 4 दिन हो गए हैं, सख्त सर्दी के बावजूद इनके बच्चे, बूढ़े, औरतें सड़कों पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम करेंगे। मेरे ख्याल लियाकत शाहवानी साहब हमारे पास मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम रऊफ साहब। सर, बहुत पहले तो अफसोस का इजहार कि आप से हम इस मामले में ताज़ियत करें। आपके यहाँ बहुत बड़ा वाक़या हुआ, पहले भी हज़ारा कम्युनिटी के साथ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अब किया क्या जाए? 4 दिन से वो मैतें रख के बैठे हुए हैं और वो मैतें तो उन्होंने चले पहुँचा दी एक कब्रिस्तान में, लेकिन वो लोग एहतजाज में हैं, सख्त सर्दी है, वज़ीर आज़म का इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, किस तरीके से उनको मनाया जाए और किस तरीके से उनकी तसल्ली की जाए?
देखिए रऊफ साहब, दिल की तसल्ली जो हज़ारा बरादरी है उनको अभी भी है मौजूदा हुकूमत से। मौजूदा हुकूमत ने आने के साथ ही 2.5 सालों में जो हज़ारा बरादरी पे पै दर पै इस तरह के हमले होते थे, उनकी शहादतें होती थी, और जैसे आपने जिक्र किया वो एक माइंड सेट है, कोई एक तंजीम, चंद लोग जो ये बेरहमाना अमल करते थे। अवामी सतह पे बलूचिस्तान में न कोई फ़िरका वारियत है, न कोई मजहबी व नस्ली तासुब है, हम भाई बहनों की तरह जो है बलूचिस्तान में रहते हैं। और इस गवर्नमेंट ने आने के साथ ही वो जो वाक़यात थे उसे बंद कर दिया। हार्डली 2 या 3 इस तरह के वाक़यात हुए हैं। हज़ारा बरादरी जो गुज़िश्ता 20 सालों में वो बिल्कुल अपने जो उनके एरियाज़ हैं वो वहाँ से नहीं निकल सकते थे, वहाँ कन्फाइंड होकर रह गए थे, मामूलाती ज़िंदगी उनकी वो महदूम होकर रह गई थी। अब तो 2.5 सालों में बहुत बेहतरी आई, वापस जो खुशियाँ थी, जो अमन थी, जो आशती थी, मामूलाती जो ज़िंदगी है हज़ारा भाइयों का, वो बहाल हो गया था। अनफॉर्चुनेटली ये एक वाक़या सामने आया, और इस वाक़े के बाद भी फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है। FIR हो चुका है, हॉट परसू हो रहा है। जो भी इसमें मुलविस हैं, हम बार बार हमारी कमिटमेंट है इस बात का, उन्हें इत्माद दिलाना चाह रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो पहले दिन तो हमारे जो मिनिस्टर साहिबान थे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, वो मुज़ाकरात में इंगेज हुए। जो धरना शुरू हुआ तो हमारी गुजारिश ये थी कि धरना एहतजाज आपका हक है, यू आर एग्रीव्ड, और उस दर्द को, उस कर्ब को हम समझते हैं, अब खुद महसूस करते हैं उसको। हमारी गुजारिश अब भी ये है कि जो मैयतों की तदफीन है, मैयतों का एक तकद्दुस है, उनकी तदफीन की जाए। भले आप एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, आपका राइट है, हम वो नहीं कहते कि आप एहतजाज नहीं करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा बाद में कि वफाकी हुकूमत के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आए, तो फिर शेख रशीद साहब तशरीफ़ ले गए, और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब तशरीफ़ ले गए। फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक तशरीफ़ नहीं लाते वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और रात गए अली जैदी साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है नुमाइंदगान हैं, अब वो भी तशरीफ़ ले गए। लेकिन जो मुज़ाहिरीन हैं, अब उसमें भी मुख्तलिफ आ रहा है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पे आमादा हो गए थे कि जो मैयतों की तदफीन है वो की जाए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं। जी लियाकत साहब, अगर इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है, क्योंकि हम देखते हैं कि हज़ारा कम्युनिटी बड़ी दबी हुई है। अगर वो ना स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, ना वो बाहर निकल सकते, जिस तरह आपने अर्ज किया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हम गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं, कई लाशें वो उठा रहे हैं। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि घर का जो बड़ा जब आता है, घर वालों को हौसला देता है, तो घर वाले थोड़े से सुकून से हो जाते हैं? तो क्या आप नहीं समझते कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस वक्त जो है, इस दुख भरी घड़ी जो है, उनका साथ उनको होना चाहिए था, उनको हौसला देना चाहिए था? क्योंकि ये जो वाक़यात हैं, इसमें हर कम्युनिटी, इसमें हम देखें तो तमाम तर कम्युनिटी पे ये वाक़यात आ चुके हैं, लेकिन हज़ारा कम्युनिटी सबसे ज्यादा मुतासिर है। हज़ारा कम्युनिटी सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। इस गवर्नमेंट में जो है, जो ये इस्तिलाह है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर, पास्ट में यस ऑफ कोर्स मैंने खुद जिक्र किया कि जो टारगेट किलिंग उनकी होती रही है, खुदकुश बम्बार जो है उनके मोहल्लों में जाके उनकी शहादतें करते रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, यस ये होता रहा है। लेकिन इस गवर्नमेंट के आते साथ ही वो सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई। अभी तो हमारे हज़ारा जो भाई हैं, मामूलाती ज़िंदगी बाल हो गए थे। वो बाय रोड जो है कोयटा से कराची ट्रैवल करते थे, कोयटा से तफ्तान ट्रैवल करते थे, कोयटा से इस्लामाबाद ट्रैवल करते थे। और जो स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया, उनके जो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ है वो भी बहाल हो गए। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज एरिया में जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, लोग जो है पिकनिक पॉइंट्स पे जाना शुरू हो गए। और हज़ारा बिरादरी से अब चूँकि एक जज्बाती माहौल है, लोग जो है उनके सेंटिमेंट्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज थोड़े से हालात नॉर्मल हो, आप खुद उनसे पूछें कि क्या जो 9/11 से पहले की जो सूरत हाल है, या 2 अशरे कबल जब ये वाक़यात शुरू हुए उससे कबल जो एक नॉर्मल सूरत हाल थी, चूँकि देखिए बलूचिस्तान में बलोच, पश्तून, हज़ारा, आबादकार, मिनॉरिटीज़
वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, सदियों से जो है वो साथ साथ रह रहे हैं, आबाद हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरमिंगल्ड है। कल्चर इस तरह है, बलूचिस्तान का माहौल इस तरह है, उसमें बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है। तो पास में ऐसा नहीं रहा। 2 अशरों में यस इस तरह के वाक़यात शुरू हुए। अगेन मौजूदा गवर्नमेंट ने उन वाक़यात पे काबू पाया, एक्सट्रीमिज़म पे काबू पाया, जो टेररिज्म है उस पर भी काबू पाया। 2018 में ओवरऑल 313 बलूचिस्तान में हलाकतें हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है, उसमें टेररिज्म भी के वाक़यात भी थे और दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर से मुंसलिक हलाकतें वो हुई। 2020 में सिर्फ 83 इस तरह के वाक़यात सामने आए, यानी 75% जो है उसमें बेहतरी है। तो हमारी गुजारिश ये है कि अगर ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती, पे दर पे हमले होते, बार बार हम वादे वईद करते, उसके बाद वही सूरत हाल होती, तो भले वो अपना एहतजाज खत्म ना करते, वो भले ये कहते कि हमें एतमाद नहीं है, वो भले कहते कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बगैर हम किसी की बात नहीं बड़ी करेंगे, मेहरबानी आपके टाइम के लिए, बेहतरी लाई है हमने, तो परफॉर्म करके दिखाया। अल्लाह ताला आपको हम रहमत देंगे, आप गाइडेंस लेते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सूरत हाल ये है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपोजिशन PDM की तरफ से कोई ऐसा लीडर वहाँ पे नहीं पहुँचा, जो बहुत अफसोसनाक बात है। कोई शक नहीं, बहरहाल में वहाँ पे उनको भी जाना चाहिए, उनके साथ ताज़ियत भी करनी चाहिए, उनके साथ इजहार यकजहती भी करना चाहिए, और अगर हो सके तो इमरान खान साहब को भी जाना चाहिए। अभी ब्रेक के लिए चलते हैं, ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एक और मेहमान जिनसे आपको मिलवाएंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ ही रहना होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक, वापस आ चुके हैं, मगर हम गए थे 3, आए हैं 4। हमारे साथ है हमारे खुसूसी मेहमान, ओमी नाम है इनका। आप बताएं कैसे हैं आज, कैसी है आपकी सब? जबरदस्त, A1। हमारे शो में लगाने हैं फिर 4 चांद, लगानी है रौनक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमें ज़रा टाइम ना ज़ाया करें, ओमी को फ़ौरन ही मौका दें। ओमी का रैप है, ये एक रैप सिंगर है, और ओमी ने जो रैप बनाया है वो बिल्कुल हस्बे हाल है, हमारे आज के जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक है, बिल्कुल उन हालात के मुताबिक है। जनाब ओमी। कोई शेर ते कोई सवा शेर रल के इन्हां ने पाई है हनेर। वेखो वे वेखो तुसी पाकिस्तान चर शराब गली गली च आम आटे चीनी दा हैगा वे मुल्क च बुरान कदी सोचया कि होएगा नस्ल दा अंजाम। ना बत्ती ना पानी साडी जिंदगी हराम, जेड़ा आवे लुट जावे मर्जी अपनी चलावे लेके वर्ल्ड बैंक तो कर्जे हजार। खून पसीने दी साडी कमाई किथे जांदी अजे तक सानू समझ नहीं आई, सानू चाहिदा 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 इंसाफ। हुण किन्ने कोलों मंगी है वे दसो जज साहब, रिश्वत सफारिश दी लग गई वे छाप। जलजला सलाब बन के आंदा हजार, मरे हुए नू मारना एथे सवाब। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब है तेरा ख्वाब। वे रोटी कपड़ा मक्का वेको भुखी मार गई अवाम। फरौनियत तेरा काम तमाम, जाबेरा मरते से आसदान। चोर डकैत इलेक्शन तो पहले वेखो सारे ने नेक NRO दे गुलाम। जमीर एना दा हो गया वे नीलाम, हिंदुस्तान ने हुण किवे सुटना बम। साडे अपने ही मुल्क विच छिड़ गई जंग, वेखो बिखरिया ने लाशा बिखरे खून दे रंग। वे मैं भी पाकिस्तानी ते तू भी पाकिस्तानी, बलोचियां पठाना नाल होंदी बेमानी। एक पासे वे सब कुछ दूजे पासे, वे रानी वे क्यों चलनी अमरीका दी मनमानी। भीख मंग के वे कदी कोई बने या अमीर, पैड़ी नीयत दे नाल नी बदले तकदीर। वे रोटी कपड़ा मकान वेको भुखी मर गई अवाम। फरौनियत तेरा काम तमाम, जाबेरा मरते से आसदान। वाह वाह क्या वाह, बात, बहुत कमाल। बहुत अच्छा। मैं वक्त जाया ना करें, एक और इससे सुन लें, बिल्कुल। बातें इससे फिर कभी होंगी, फिर इंशाल्लाह कभी लेकिन किसी हरमीत प्रोग्राम में तुमने बनाएंगे। भंगड़ा नहीं डालना, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है हरमीत बड़ी को। मुश्किल से रोका मैं, होगा एक और हो जाए। इस गाने का नाम है भूलिए वाम। ओके। ऐसे
भोली अवाम ये है भोली अवाम, इससे गोली कराना है बड़ा आसान, प्यार से मांगोगे तो दे देंगे जान, अरे बड़ी इमोशनल है ये अवाम। पहला गाना बनाया रोटी कपड़ा मकान, जे हो जी अवाम ओहो जे वे हुक्मरान, मेरी एक एक गल सच्ची हो गई पाई जान, पहले शेर हुण सवा शेर है हुक्मरान, जेड़ा महंगाई नाल चीर फार करेगा अवाम, इनकलाब ते तब्दीली ने वे बेइज्जती कराई, कारोबार तबा अवाम नू दित्ती रुसवाई, किन्ने बेगुनाह ती जिंदगी वे दाव ते लगाई, एक धांधली रोना मुक्का के पार्लियामेंट च आई। वाह 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 Thank वाह you, वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। आपको इंशाल्लाह ताला फिर भी हम कभी बुलाएंगे, मौका देंगे। जी, जी। अब ये बताओ, ये जो सारी है बिल्कुल हस्बे हाल आप बात करते हो, यानी अगर महंगाई की बात है महंगाई आ जाती है, बलोचों के साथ ज्यादती है उसकी बात आ जाती है, इंसाफ की बात आ जाती है, ये क्या अखबार देखते हो, खबरें पढ़ते रहते हो, किस तरह से इतनी सेंसिटिविटी आपके अंदर? सर ये ऐसे है जैसे कि जो मेरा जो हमारा आर्ट फॉर्म है ना रैप, तो इस ये बेसिकली ऐसे कि रिदम एंड पोएट्री, जैसे आप कॉलम लिखते हैं, जैसे आप कॉलम लिखती हैं, तो जैसे ये मेरा कॉलम है ना, एक टॉपिक पे मेरा एक तज्जिया है, जैसे आप एक तज्जिया देते हैं तो सेम इट एज ये मेरा एक तज्जिया है कि यार इस टॉपिक पे मेरा क्या ख्याल है, मतलब यूथ को एक मैसेज कन्वे करना लार्जर ऑडियंस को म्यूजिक के जरिए। बहुत आला, बहुत और लेकिन ये है कि आप पहले देखो ना, हम जब कोई कॉलम लिखते हैं करते हैं तो हम पढ़ते हैं पहले बहुत उसके लिए, बिल्कुल। तो आप कैसे पढ़ते हो, मतलब क्या तरीकेकार है? तरीकेकार ऐसे ऐसा जैसे कि न्यूज़ देखी, आप कॉलम पढ़े, लोगों न्यूज़ सुनी, लोगों से सुने कि वो क्या फील कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो जितनी भी होता है ये आपकी अपनी भी तो फीलिंग्स है ना, जैसे आप तंग हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ से तंग हो रहा हूँ, तो मैं तो इसी से तंग होऊंगा ना, रोटी कपड़ा मकान। अवाम का जो फॉर एग्जाम्पल है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मेरा तो जितनी भी यंग जनरेशन है उनका मेन मसला जो है वो रोटी कपड़ा और मकान है। वो उनका ये नहीं है कि जैसे गानों में होता है। थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, हमारे शो पे मौजूद रहे, हमारी पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है और इंशाल्लाह हम कल दोबारा हाजिर होंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, करेंगे दिलचस्प बातें आपसे और कल करेंगे मुलाकात। अभी के लिए इजाजत दें हम सबको, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।